बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। जनरल परवेज मुशर्रफ का बेनज़ीर भुट्टो को कहा हुआ एक जुमला भारी पड़ने वाला है। अदालत और सब जेल के तवाफ जारी रहेंगे। फाख्ताएं उड़ाने के दिन गए। बदतरीन बेअमनी और बला की बेयकीनी के बावजूद इलेक्शन हो के रहेंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए डटा हुआ है। सुभान अल्लाह। लाहौर में गजब के इंतखाबी मार्के होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ का सामना सियासत में 9 आमूज लेडी डॉक्टर करेंगी। दिलचस्प मुकाबला होगा। इंतखाबी सरगर्मियों में कातिल खसरे की कार्रवाइयां नजर से ओझल हो रही हैं। पंजाब में 62 और सिंध में सैकड़ों बच्चे खसरा निगल गया। आज फिर कराची को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। 4 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, 15 जख्मी हैं। धमाका हुआ है अब से कुछ ही देर पहले कराची में। इसी हवाले से हम बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर सलीम, एक तरफ तो कहा गया कि 31 दहशतगर्दों की फहरिस्त सामने आ गई है, कराची और हैदराबाद में मौजूद हैं, और फिर ये धमाके भी हो रहे हैं। इसका मतलब है उन दहशतगर्दों तक पहुंचा नहीं जा रहा। कराची में जो कलअदम तंजीमों की मौजूदगी है, दहशतगर्दों की मौजूदगी है, इसको 100% जो है वो बिल्कुल आगे इनके ऊपर सवार होकर कार्रवाइयां नहीं की जा सक रही हैं। इस तमाम सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशें ये हैं कि ये तमाम अफराद जो कि यहाँ पर मौजूद हैं इनकी गिरफ्तारियां की जा सकें, लेकिन चूंकि रोपोश गाहें इनके पास बहुत हैं, कमीन गाहें इनके पास बहुत है, बहुत आसानी के साथ कराची के आउटस्कर्ट्स में ये जो है पनाह ले लेते हैं। इस वजह से भी कराची पुलिस को मुश्किलात का सामना है। हसास इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम तर जो तफसीलात हैं उनकी रोशनी में रेंजर्स जो है वो कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन चूंकि बराह रास्त कराची पुलिस ही वो है फोर्स है जिसको आगे जो है वो फौरी तौर पे काउंटर करना होता है सिचुएशन को, लेकिन चूंकि नफर की कमी का रोना बहरहाल सामने आता है, वाज़े तौर पे ये चीज देखी जा सकती है कि तमाम सूरत हाल में कराची पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम होता है। CID पुलिस कराची का एक वाहिद इरादा पुलिस के पास जो कि इन तमाम कार्रवाइयों में मुलविस दहशतगर्दों को गिरफ्तार सही, और इसमें हमें नाकामी नजर आ रही है दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में, और बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है इन हालात में कराची समेत पूरे मुल्क में इलेक्शंस किस तरह होंगे। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम आपका। इस हवाले से हम आगे तफसील से बात करेंगे, मगर ये दहशतगर्दी का नासूर जिस दौर में शुरू हुआ उसकी बात मियां नवाज शरीफ भी कर रहे थे। उस आमिर की बात करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भावलपुर में कह रहे थे कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के तमाम जराइम कौमी नौयत के हैं। मेरी उनसे जाती दुश्मनी नहीं, और अगर थी भी तो मैं उन्हें माफ करता हूं। परवेज मुशर्रफ साहब का जुर्म दस्तूर शिकनी है। पाकिस्तान के मुरबजा कवानीन के तहत दस्तूर शिकनी मुल्क मिल्लत के साथ संगीन गद्दारी है, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ और उनके साथियों के साथ 12 अक्टूबर के बाद जो सुलूक किया गया उससे भी आंखें बंद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर शरीफ बरादरान और उनके साथी जेलों में अपने साथ होने वाले सलूक पर खुद से परवेज मुशर्रफ को मुआफ कर देते हैं तो यह बड़ापन है। वैसे भी सियासतदानों का ही ज़र्फ है कि भुट्टो फांसी पर झूल जाए और बेटी वक्त आमिर को यह कहकर छोड़ दे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सियासतदानों का हौसला काबिल सताइश, मगर अब वो मकाम है कि जहां वक्त का तकाजा है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। दस्तूर पाकिस्तान की हुर्मत की बका सवाल करती है कि आमिरों से दस्तूर शिकनी का हिसाब लिया जाए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का मामला तो दस्तूर से चंद हाथ आगे भी है। उनके आसीनों पर अकबर बुगटी का खून, उनके दामन पर लाल मस्जिद से उठने वाले धुएं के दाग हैं, उनके ताकुब में वहां से उठने वाली चीखें हैं। वो अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में तस्लीम कर चुके हैं कि अमेरिका को मतलूब अफराद के एवज अमेरिका से डॉलर लेते रहे। 100 लापता अफराद के लवाहिकीन की सिस्कियों का भी जवाब उन्हें ही देना है। उन पर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश बनने का भी इल्जाम है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तस्नीफ में लिखा कि मैंने अपनी सिक्योरिटी हटाए जाने पर परवेज मुशर्रफ से बात की थी। इसी हवाले से हम बात करेंगे जो इस वक्त परवेज मुशर्रफ को जिन केसेस का सामना है। हमारे साथ हैं आईनी माहिर जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब। तारिक महमूद साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अभी हम जो देख रहे हैं केसेस मुसलसल इनमें फंसते चले जा रहे हैं। अभी जजेस केस जो है वो खत्म नहीं हुआ था, क्या बेनज़ीर कत्ल केस में भी गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या कितनी देर तक ये केस चल सकता है? 5 साल पहले हो गए इस केस को, कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी हैं, क्या सजा हो सकती है इसमें? देखिए, सजा की बात तो बहुत बाद में है। देखिए ना कि अल्टीमेटली अगर केस को साबित ही हो जाता है ये मोहतरमा का
और उनके खिलाफ जो है हर किस्म की एविडेंस आ जाती है तो सज़ा तो इसमें बहुत संगीन हो जाती है। लेकिन अभी तो ये मामला शुरू हुआ है और एक बात है कि जिस वक्त मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए थे यहाँ पर, या उन्होंने फैसला किया था यहाँ लैंड करने का, आई डोंट नो उन्होंने क्यों ये फैसला किया, तो दो केसेस तो बिल्कुल सामने थे उनके, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस और एक अकबर बुगटी साहब केस। बाकी जो रहा जो 344 वाला केस जो है उसने तो एक नया ट्विस्ट लिया जिसमें इनकी अपनी भी थोड़ी सी गलती उसमें शामिल थी। तो ज्यादा सीरियस केस तो यही है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक प्रोसीडिंग हो चुकी थी, इनको बार बार सम्मन गए थे और ये चूंकि पेश नहीं हुए तो उसके इनके सो मच कार्रवाई हुई कि इनकी इवन प्रॉपर्टी जो है वो भी उस पर भी जो है कॉन्फिस्केट करने के कोई कार्रवाई शुरू हो गई। तो बुनियादी तौर पर वो दो केस तो हैं और अभी मिसाल के तौर यहां तो उन्होंने ले लिया, लेकिन कल को ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान की पुलिस यहां पर आ जाए और वो आके रिक्वेस्ट करे कि जनाब हमने इनको अकबर बुगटी साहब के केस में जो है उसमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये इस वक्त दो संगीन केस हैं। लाल मस्जिद वाला अभी थोड़ा सा अभी वेटिंग लिस्ट में है और ये लगता यह है कि जब तक इनके केसों में जमानतें नहीं होंगी और इवन ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें इन पर ईसीएल पर नाम डला हुआ है, तो ये सारी चीजें तो अब उनको फेस करनी पड़ेगी। कल दहशतगर्दी की अदालत में उन्होंने पेश होना है और बेनजीर कत्ल केस में उनकी गिरफ्तारी होगी। ये फरमाइएगा कि अब केसेस मुसलसल उनके खिलाफ हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये लगी उनके वकला की कि 3 नवंबर के इक़दामात में और लोगों को भी मुलव्वस किया जाए। 31 जुलाई 2009 के फैसले में तो सिर्फ परवेज मुशर्रफ मुजरिम ठहरे, आपको लगता है कि बाकी लोग भी इसमें आ सकते हैं? देखें ना, इसमें अब जो 3 नवंबर का मामला है वो ज़रा फिलहाल उसमें बहुत से सवालिया निशान है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो बहस सुन रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को ये डायरेक्शन दे सकती है कि वो केस रजिस्टर्ड करें। और दूसरी बात ज़्यादा अहम है क्योंकि अभी इलेक्शन जुमा 8 दिन की बात है, उस वक्त नई गवर्नमेंट आएगी और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि ये इनके खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड किया जाए तो किस बुनियाद पर किया जाए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 3 नवंबर के इकदाम की बुनियाद पर, लेकिन अगर आप 18वीं आईनी तरमीम को सामने रखें तो उसमें आर्टिकल 270AA को अगर सामने रखा जाए तो इवन जो उनका जो 12 अक्टूबर 99 का जो इकदाम था उसको भी प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई। उसके बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त जो भी उन्होंने ऑर्डर किए थे वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है तारिक महमूद साहब, एक बहुत अहम सवाल, आप अगर परवेज मुशर्रफ के इस वक्त वकील होते आपने क्या मशवरा देते? कोई दरखास्त दें, बाहर चले जाएं, या तमाम केसेस का इसी तरह सामना करते रहें? मेरा तो ख्याल था कि अगर मैं वाकई उनको मशवरा देने वाला होता तो मैं उनको कहता कि कम से कम पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान तो इस उम्मीद पे आए थे ना कि उनका कोई यहां पर पॉलिटिकल कैरियर होगा, जबकि उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा ख्याल सबसे बड़ी उन्होंने गलती जो पाकिस्तान में लैंड करने में की है, और क्योंकि अब उनको पता था कि ये केसेस है तो जब तक इन केसेस से उनको वो जमानतें नहीं मिलती और जाने की इजाजत नहीं मिलती वो मुश्किल में रहेंगे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब। यानी वाज़े तौर पर नजर आ रहा है अगर परवेज मुशर्रफ साहब बाहर नहीं जा सकते मुल्क से तो उन्हें इन केसेस का सामना करना पड़ेगा और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न जाने केस कितने साल तक चलते रहें। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। बदतरीन बेअमनी और बला की बेयकीनी के बावजूद इलेक्शन हो के रहेंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए डटा हुआ है। सुभान अल्लाह। कुछ ही देर पहले गाड़ी में धमाका हुआ, कराची में 4 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हो गए। 2 सियासी जमातों के इंतखाबी दफ्तर भी करीब थे और इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन हो भी सकेंगे या नहीं। और इसी तनाजुर में 2 खबरें अहम हैं। एक ये कि उलमाए किराम ने एक फोरम पर करार दे दिया है कि वोट की नौयत शहादत सी है, लिहाजा वोट डालना लाजिम है। दूसरी बहुत अहम हौसला अफजा और अच्छी खबर है कि बदतरीन बेअमनी में भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए चट्टान का हौसला लिए खड़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हम नाकाम भी हो सकते हैं मगर हमें हर हाल में कामयाब होना है। इंतखाबात के सिवा दूसरा और कोई रास्ता पाकिस्तान के पास नहीं बचा। जरा गौर कीजिए, दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हैं। उलमा को वोट का इस्लामी दर्जा इसलिए बयान करना पड़ा क्योंकि इस्लाम के खुद साख्ता तशरीकारों के नजदीक जमहूरी निज़ाम हुकूमत कुफ्र का निज़ाम है, इसलिए वो इंतखाबात के खिलाफ हैं और लोगों को अपने हल्का असर में वोट डालने से गुफ्तन और जबरन रोक रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका चूरन इंतखाबात से पहले किसी ने नहीं खरीदा तो कैनेडा मेड शेखुल इस्लाम मौजूदा इंतखाबात में वोट डालने को गुनाह कबीरा करार दे रहे हैं। और कुछ वो हैं जो रियासत से नाराज हैं, इंतखाबी अमल से बाहर हैं और यहाँ हर हाल में अफरा तफरी चाहते हैं। ये सब कुछ मिल मिलाकर
फिक्री और अमली इंतशार का बाइस बन रहा है। इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान के 3 सूबों में धमाकों पर धमाके करके पाकिस्तान के अवाम को खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का यह बयान बादे नसीम है, लेकिन इसके बावजूद कि अवाम इंतखाबात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं, हालात की संगीनी कम नहीं हो रही। हालिया आज ही कुछ ही देर पहले जो कराची में धमाका हुआ, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत की मंडियां सजाई जा रही हैं। पाकिस्तान के दुश्मन और जमहूरियत के मुखालिफ किस किस रंग और नस्ल और कैसी कैसी सोच के मालिक हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर यह जरूर कहा जा सकता है कि उन सब का हदफ एक है, और वो है आपका और मेरा मुल्क। इन हालात में सवाल जन्म लेता है कि क्या निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन का साथ दे पाएगी? क्या बेअमनी की मौजूदा सतह को कम किया जा सकेगा? और सवाल यह भी आम है कि अगर तालिबान के नजदीक जमहूरियत कुफ्र का निजाम है, तो फिर तालिबान इस निजाम का हिस्सा बनने की इजाजत सिर्फ मखसूस जमातों को क्यों दे रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रहीमुल्लाह यूसुफजई, सीनियर तज्जियाकार हैं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, बुनियादी सवाल सबसे अहम, आज कराची में फिर धमाका हो गया, 4 अफराद जाँ बाक हैं, 15 जख्मी हैं, लोग कह रहे हैं इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं। इसमें आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है अमन और अमान कायम रखना। सूबाई हुकूमतें कर सकती हैं? निगरान हुकूमतों में इतनी ताकत सकत है? देखिए, सूबाई हुकूमत आईनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है अमन और अमान कायम करना, और वो कोशिश कर रही हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। लेकिन अब देखें, निगरान हुकूमतें हैं, जाहिर है इनकी इतनी कमिटमेंट तो नहीं होती। ये तो इसमें अक्सर टेक्नोक्रेट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनका अवाम से रब्ता बहुत कम है, लेकिन इदारे तो काम कर रहे हैं। देखें, पुलिस का इदारा है, रेंजर्स है, एफसी है, ये सारे जो इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, वो मौजूद हैं, उनके अपने सरबराह हैं, उनको पता है क्या उन्होंने क्या करना है। मेरे ख्याल में ये काम वो अभी कर रहे हैं। लेकिन ये देखें कि धमाके तो पहले भी हो रहे थे, जब इंतखाबी कैंपेन शुरू नहीं हुई थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि टारगेट बेशुमार हैं और टारगेट आसान हो गए हैं। उस दिन जब पेशावर में ये जो एक ANP के जलसे के ऊपर हमला हुआ था, गुलाम अहमद बिलोर, तो उस दिन पुलिस ने कहा कि 40 जगह पर उस दिन इंतखाबात के हवाले से मीटिंग्स हो रही थी। तो 40 जो थे वो टारगेट थे, उनके ऊपर हमला बड़ा ही आसान था, इसलिए मेरे ख्याल में हमलों में इजाफा हुआ है। ये बताइए, उलमा कौंसिल ने आज फतवा दे दिया कि वोट देना लाजमी है, अगर ना दिया जाए तो उसको गुनाह करार दे दिया है, क्योंकि दहशतगर्दी की सोच जो है, जो लोग ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो इस्लाम का नाम भी लेते हैं, जमहूरियत को कुफ्र का निजाम करार देते हैं। इस फतवे से कोई फर्क पड़ेगा? देखें, ये इस्लाम के बारे में जो भी बातें हैं, जो दावे हैं, जाहिर है उलमा अगर उसका जवाब देंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। उलमा की बात लोग सुनेंगे जब अच्छे उलमा होंगे, उलमाए हक होंगे, जब वो फतवा देंगे तो उसमें वज़न होगा। मेरे ख्याल में हर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोग राग़िब हों, वो वोट डालें, वोट का इस्तेमाल करें, वोट का सही इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल में देखें, सारे इदारे जो हैं उनका फ़र्ज़ बनता है, एक तो ये भी है कि लोग खौफ न खाएं, लोग वोट डालें, फिर ये भी है कि टर्नआउट में इजाफा हो। पहले हमारे यहाँ टर्नआउट बहुत कम हो गया था, तो मेरे ख्याल में ये सारी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। जी अच्छा, ये जो MQM के अब कहा जा रहा है, जो ताज़ा धमाका MQM के दफ्तर के बाहर हुआ है, इसी हवाले से हमारे साथ वासिफ जलील भी MQM के रहनुमा। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। वासिफ जलील साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या इंतजामात आपको नज़र आ रहे हैं? पहले भी टारगेट किया जा चुका है मुख्तलिफ जमातों को, तालिबान की धमकी अब सबके सामने है, उसके बाद किस तरह कैंपेन चल रही है, क्या हो रहा है? देखिए, जो जहाँ तक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो यकीनन जो है मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो भरपूर अंदाज में सिक्योरिटी को जो है वो उसके स्टेप्स को या उसकी जो स्ट्रेटेजी को जो है वज़ा करें, और बार बार मुतहदा कौमी फौज जो है वो तमाम लोगों को कैसी चली आ रही है कि सूरत हाल पर जो है वो लेकिन MQM जिस तरह कह रही है उस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। वही बात कि निगरान हुकूमत जो है वो इतनी ताकत नहीं हमें नजर आ रही उसमें। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, ये बताइए कि तालिबान की तरफ से धमकी जो है हमें नजर आ रहा है कि अवामी नेशनल पार्टी के लिए है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, बाकी जमातों को छूट है। ये मखसूस जमातों को टारगेट करने की वजह, क्योंकि अगर कुफ्र का निजाम है, जमहूरियत तो सब इसका हिस्सा है। नहीं, देखें, ये 3 पार्टियां हुकूमत में रही हैं, इनके दौर में 5 साल दौर में यहाँ पर बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ हुई। इन तीनों जमातों ने खुलकर तालिबान के खिलाफ बात की, फौजी कार्रवाई की हिमायत की, तो इसलिए इनसे ज़्यादा वो
जो है परेशान थे और इनके खिलाफ अभी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अपना बदला ले रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इसकी बड़ी वजह यही है। लेकिन इसके अलावा जिनके ऊपर हमला नहीं हो रहा तो वो ऐसे खुलकर तालिबान के खिलाफ बात नहीं करती, तालिबान के ऊपर तनकीद नहीं करती। तो मेरे ख्याल में वो भी फिर देखते हैं कि कौन उनसे हमदर्दी रखता है या कौन गैर जानिबदार है और कौन उनकी खुलकर मुखालफत कर रहा है। ये फरमाइए कि अब कराची में जिस तरह से हम दहशतगर्दी बढ़ती देख रहे हैं, पहले तो खैबर पख्तूनख्वा कहा जा रहा था कि फ्रंट लाइन थी, वहां पर दहशतगर्दों का असर रसूख ज्यादा था, तो कराची में भी इतने मजबूत हो गए हैं, जब चाहते हैं जहां चाहते हैं धमाका कर लेते हैं। देखें, ये तो हम पहले भी देख रहे हैं कि कराची में इस तरह के हमले हुए हैं और ये सिर्फ तालिबान नहीं है, उनके हम ख्याल तंजीमें भी हैं। ये एक दूसरे की बहुत ही इमदाद करते हैं, कोई ट्रेनिंग मुहैया करता है, कोई बारूद मुहैया करता है, कोई खुद कुछ हमलावर भेजता है। ये सारा काम वो मिलकर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इनके वहाँ पर मजबूत राब्ते हैं कराची में और इसीलिए वहाँ पर भी वो हमले कर सकते हैं। यानी ये कलअदम तंजीमें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, इसी वजह से कराची में बेअमनी फैल रही है। आसान लेकिन मुश्किल सवाल जो हर कोई पूछता है इन हालात में, आपको क्या लगता है इलेक्शन हो सकेंगे इन हालात में? मेरे ख्याल में इलेक्शन बिल्कुल होंगे। देखें, ऐसा कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ और देखें 2008 की इंतखाबी कैंपेन से पहले बेनज़ीर भुट्टो हमले में जाँ बहक हुई। इससे बड़ा वाकया क्या होगा, बड़ा सानिया क्या हुआ? उस वक्त भी इंतखाबात हुए, उसमें रुकावट नहीं पड़ी। मेरे ख्याल में इंतखाबात होंगे और आप देखें कि सब लोगों की ख्वाहिश है, सब पार्टियों की ख्वाहिश है कि इंतखाबात हों। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं हुआ तो इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे। सही, हर जानिब से ये कहना खुशाइंद है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे चाहे कुछ भी हो। बहुत शुक्रिया रहमीउल्लाह यूसुफज़ई साहब आपका। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। लाहौर में गजब के इंतखाबी मार्के होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ का सामना सियासत में 9 आमूज लेडी डॉक्टर करेंगी। दिलचस्प मुकाबला होगा। पंजाब में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। बड़े बड़े जलसे, धुआंधार तकरीरें, पुरजोश नारे, इंतखाबी माहौल गर्मा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ का जोश खिताबत भी मुखालफिन पर क़यामत ढा रहा है। इमरान खान भी इंतखाबात का मैदान मारने के लिए पूरी तवज्जो पंजाब पर मरकूज किए हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है यहाँ फतह ने जिसके कदम चूमे वही ऐवान इक़्तिदार में कदम रंजा फरमाएगा। पंजाब की हम बात करें तो यहाँ सब नजरें लगी हैं लाहौर पर, जिसे मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून अपने तरक्याती मंसूबों के बलबूते पर दिफा के लिए तैयार है, तो तहरीक इंसाफ तब्दीली के नारे से इस किले को फतह करने के दावे कर रही है। तवक्को भी यही है कि लाहौर में गजब की इंतखाबी मारकाराई होगी। आइए आपको बताते हैं यहाँ दूसरों को पिछाड़ने के लिए कौन कमर कस के मैदान में आया है। लाहौर में कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें हैं। NA 119 से मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज शरीफ को मैदान में उतारा है। यहाँ उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के मलिक सुहेल और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मदनी हैं, लेकिन यहाँ आयशा आहद मलिक भी हमजा शहबाज को ललकार रही हैं। NA 122 से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान खुद मैदान में उतरे हैं, जिनके मुकाबले में नून लीग ने सरदार अयाज सादिक को उतारा है। NA 120 से मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के जुबैर कारदार हैं। यहाँ तहरीक इंसाफ ने उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैदान में उतारा है। एक और अहम मुकाबला 125 में होने की तवक्को है, जहाँ नून लीग के ख्वाजा साद रफीक तहरीक इंसाफ के हामिद खान में टक्कर का मुकाबला होने की तवक्को है। NA 126 में शफकत महमूद और ख्वाजा हसन मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। NA 129 से शहबाज शरीफ खुद मैदान में है। हर सियासी पार्टी कामयाबी के दावे तो बड़े कर रही है, मगर फैसला अवाम ने 11 मई को करना है। लाहौर के इंतखाबी मार्कों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हल्का 120 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपसे सबसे पहला सवाल, कहां डॉक्टरी, कहां सियासत, और आते ही शेर से टक्कर क्यों? असल में मैं तो बहुत अरसे से सियासत के अंदर पार्टिसिपेट करती रही हूँ। जो नर्सरीज होती हैं सियासतदानों की, वो यूनियंस हुआ करती थी एक ज़माने में, और मैंने अपनी यूनियंस के अंदर हमेशा से इलेक्शन लड़े। मैं जब स्कूल में थी तब भी मैं वाइस कैप्टन थी अपने हाउस की इलेक्शन के थ्रू। जब मैं लाहौर कॉलेज में आई तो मैं वहाँ स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। जब मैं फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में आई तो मैं जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुई।
फिर मैं फाइनल ईयर के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। फिर उसके बाद मैं जब डॉक्टर बन गई तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर 1988 से लेके 2010 तक मैं तकरीबन यानी इस सारे अरसे के अंदर 13 दफ़ा कोई ना कोई ऑफिस बेरर रही हूँ। और सन 2000 से लेके 2004 तक मैं पूरे पाकिस्तान की सदर रही हूँ और ये सारे काम इलेक्शन के थ्रू हुए, इसलिए मैं नावाकिफ नहीं हूँ इलेक्शन से। और मैं आपको बात बताती चली जाऊँ कि इलेक्शन का असूल तो एक ही होता है, आप पहले वोट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वोट मांगते हैं, पर आप हर तरीके से कोशिश करते हैं कि ये वोट डल जाए और फिर वोट डलने के बाद वो काउंट हो। लेकिन जो बॉडीज के इलेक्शन है, इदारों के इलेक्शंस में और ये जनरल इलेक्शंस में आपने समझती बहुत फर्क है। मियां नवाज शरीफ साहब 2 बार वजीर आजम रहे, वजीर आला भी रह चुके हैं, अपनी पार्टी के वो सरबराह हैं, आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? देखिए जी, मुकाबला तो इंसान, मैं सोच समझ के मुकाबले पे आई हूँ और मैं अपनी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आप इस बात को ना भूलिएगा कि मैंने अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़े हैं और मैं पंजाब की इस वक्त इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ और सबसे ज़्यादा वोट मैंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हासिल किए हैं। इस वजह से खान साहब ने मुनासिब समझा कि जो बंदा सही किस्म की इलेक्शन लड़ सकता है उसी ने इस हल्के से इलेक्शन लड़नी है, इसलिए मेरा नाम उन्होंने मुंतखब किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस ऑनर दैट इज गिवन टू मी। और मैं इंशाल्लाह, बिल्कुल फिक्र ना करें, हम बड़ी बहुत ज्यादा जुनून के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अच्छा ना होता इमरान खान साहब खुद मियां नवाज शरीफ के मुकाबले पर आते? देखिए जी, जो हल्का है अपना इमरान खान साहब का, वो अपने हल्के से लड़ रहे हैं और इस हल्के के साथ मेरी बहुत लंबी वाबस्तगी है। मैं ब्याई गई थी जिस खानदान के अंदर, वो हमेशा से इसी हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे। मेरे ससुर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो इसी हल्के से अपना पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ के जीत के और लेकिन साहब के लेकिन ये इस हल्के से हमेशा नून लीग ने फतह हासिल की है। आप क्या, आपका एजेंडा क्या है, किस तरह आप जीतेंगे ये इलेक्शंस? आपका सियासी एजेंडा क्या है? क्या आप लोगों को बता रही हैं क्यों आपको वोट दें? देखिए, मकसद ये है कि पिछले 30 साल से अगर वो इलेक्शन जीते रहे तो फिर कम से कम इस हल्के के अंदर तो कोई तरक्की नहीं नजर आ रही। अगर उन्होंने कहा जी हमने लाहौर को पेरिस बनाया है, तो उन्होंने अपना आंगन तो देखा ही नहीं। अपने आंगन में तो इतनी गंदगी है कि उनको उसका हिसाब किताब ही नहीं पता। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो आए और गली गली फिरे तो उनको अंदाजा होगा कि लोग उनसे कितने नाराज हैं। पर्सनल कमेंट्स ना आप अपनी सियासत के हवाले से बात करें ना, कि आप क्या समझती हैं कि लोग आपको क्यों वोट देंगे? उनकी जो बात है वो तो अलग है, लेकिन आपके क्रेडेंशियल्स देखिए जी, हमें वोट इसलिए देंगे, लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग चाहते हैं वो लोग आगे आए जो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर काम कर सके और पाकिस्तान में वो तब्दीली ला सके जो कायदे आज़म चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तालीम का यकसा निज़ाम हो। हम चाहते हैं कि सेहत का हर बंदे को उसकी सहूलत मिले। हम चाहते हैं इंसाफ हो। हम चाहते हैं कि जो हमारी सभी पार्टीज के हैं, यास्मीन साहबा, सभी पार्टीज के नारे हैं। तब्दीली की अगर बात करते हैं तो वफाकी हुकूमत में तब्दीली आ जाएगी। अगर मुस्लिम नून आ गई, नवाज शरीफ साहब आ गए तो तब्दीली आ जाएगी। साहब बात सुनिए गाजी साहब, इससे पहले 30 साल से मुस्लिम लीग नून बार बार आ रही थी। अगर तब्दीली लानी होती तो लाए आते। अभी इस वक्त वो किस चीज की तब्दीली के नारे मार रहे हैं? पिछले 5 साल से तो वो थे इस हुकूमत के अंदर। पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना समझौता किया हुआ था और 5 साल से उन्होंने सॉफ्ट पैडलिंग की, किसी किस्म की अपोजिशन नहीं दी। दोनों ने मिलके इस वक्त जो हालात पाकिस्तान की हुए हैं, चाहे उसमें आप लोड शेडिंग शामिल करें, उसमें आप एनर्जी क्राइसिस शामिल करें, आप इसमें दहशतगर्दी शामिल करें, दोनों जो हैं दे हैव बीन इक्वली इन्वॉल्व। How do you expect that people don't want a change here? जी, आप पर उम्मीद है डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पहली दफा जनरल इलेक्शंस लड़ रही हैं, नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में आई हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, वो समझती हैं कि वो इलेक्शंस जीत सकती हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने हल्के में डिलीवर नहीं किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। इंतखाबी सरगर्मियों में कातिल खसरे की कार्रवाइयां नजर से ओझल हो रही हैं। पंजाब में 62 और सिंध में सैकड़ों बच्चे खसरा निगल गया।
इंतखाबी सरगर्मियों में कातिल खसरे की कार्रवाइयां नजर से ओझल हो रही हैं। खसरे की बीमारी बच्चों की कातिल बन गई है। एक से दूसरे को लगने वाली इस बीमारी ने सिंध में सैकड़ों बच्चों की जान ली और अब इसने पंजाब में पंजे गाड़े हैं, जहां यह बीमारी 62 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी के चिराग गुल कर चुकी है। बच्चों की जान लेने का यह सिलसिला अभी रुका नहीं। कोई दिन नहीं गुजरता जब किसी मां की गोद ना उजड़ी हो। नन्हे नन्हे दिल से बच्चे इस बेरहम कातिल ने नस्ल कर रख दिए हैं। आज भी लाहौर का 8 साल अली रजा चल बसा। कल लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल हुसैन, मेयो अस्पताल में 4 साल अली और 1 साल फैजान जिंदगी की बाजी हार गए थे। खबर यह है कि इस वक्त लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे मुब्तला सैकड़ों बच्चे जेर इलाज हैं। वैक्सीनेशन मुहिम जारी है, मगर रोजाना 2 से 3 बच्चे खसरे की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। खसरा कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जिसका इलाज ना हो, लेकिन पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ ऐसी बीमारियों से भी बच्चे जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। मगर मुर्दा जमीनों को इससे क्या फर्क पड़ता है? खबर सुनिए और कौमी बेहिसी का मातम कीजिए कि खसरा समेत दीगर हिफाजती टीकों की बड़ी तादाद चोरी और जाया हो जाती है, जिसकी मालियत अरबों रुपए तक हो सकती है, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं। कौमी खजाने पर पड़ने वाले इस डाके का एतराफ डीजी हेल्थ भी कर चुके हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए। चोरी हो रही है या ज़ाया हो रही है? मतलब है कि ये एक टीका गया लगा, बाकी 9 डोजेज उसमें से ज़ाया होगी। डेफिनेटली ये मिसमैनेजमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात भी काबिल अफसोस है कि पंजाब की किसी भी हुकूमत की तरजीहात में हिफाजती टीकों का प्रोग्राम नहीं रहा। यही वजह है कि 19 अप्रैल को होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ मुस्तकिल डोनर्स ने पंजाब हुकूमत पर अदम एतमाद करते हुए शिरकत नहीं की। इस वक्त खसरे के फैलने की वजह बरवक्त हिफाजती इक़दाम का ना होना बताया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी साबका हुकूमत पर भी आयद होती है। खसरे के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ सुल्तान साहब, प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में, माहिर अमराज बचगान हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि ये खसरा है क्या और क्यों होता है? खसरा एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो सांस के रास्ते से उसके जरासीम निकलते हैं, और जो कोई भी उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जिनको इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना हो, जिनको हम ससेप्टेबल कहते हैं, वो लोग जो हैं उनमें ये जरासीम चले जाते हैं। और इसकी एक बहुत ये बुरी बात जो ये है कि ये 95% इन्फेक्शस है कि अगर किसी एक को निकला तो उसके इर्द गिर्द 100 में से 95 जो बच्चे होंगे उनको ये बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत तेज़ी से फैलती है बीमारी। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे से बचा जा सकता है? ये इसको हम अपनी ज़ुबान में कहेंगे जी कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, क्योंकि ये वायरस है। स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग तो कोई अवेलेबल नहीं है जी, और ना आएगी। सिर्फ एक ही तरीका है कि बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जो होता है वो मुकम्मल तौर पे लग जाए। मुकम्मल कोर्स से मुराद ये ली जाती है कि हमारे जो EPI प्रोग्राम है, जहाँ पे मुफ्त टीके लगते हैं बच्चों को, वो 9 महीने की उम्र पे एक टीका खसरे का लगाते हैं, और उसके बाद 15 महीने या 1 साल और 2 साल के दरमियान किसी वक्त दूसरा टीका लगता है। जब ये 2 टीके लगते हैं तो फिर सही मानों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनती है और वो बच्चा इसकी एफिकेसी वैक्सीन की बहुत अच्छी है। 95% एफिकेसी है इसकी। 95% इम्कानात हो जाते हैं बच्चों की बीमारी होगी, लेकिन 2 दफ़ा इसके इंजेक्शन 2 दफ़ा लगेंगे। ये बताइए कि अलामात क्या हैं, किस वक्त पता लगेगा कि ये बच्चे को अब इस वक्त खसरा है, और फिर करना क्या चाहिए फौरी तौर पर? अलामात में सबसे पहले तो बुखार होता है जी, और ये बुखार का जो ट्रेंड होता है वो राइजिंग फीवर होता है कि आज से कल ज़्यादा, कल से परसों ज़्यादा। उसके साथ खांसी होती है, आंखें लाल हो जाती हैं और पानी उससे निकलता है, नाक से पानी निकलता है। ये 3 दिन तक ये सिलसिला चलता है। सही। और उसके बाद बच्चे के मुंह के अंदर दाने निकलते हैं, जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर के अलावा उसको कोई नहीं पहचान सकता। किस एज तक के बच्चे को हो सकता है, कितनी एज से, और कितनी एज तक के बच्चे को रह सकता है? आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये 6 महीने से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि माँ से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चे को मिल जाती है जी। और इवन 9 मंथ पे जो हम टीका लगाते हैं वो इसीलिए 2 टीके लगाने की ज़रूरत हुई कि 9 मंथ पे भी थोड़ी सी माँ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, और जब वैक्सीन लगती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से मौजूद हो तो वो वैक्सीन की एफिकेसी को कम कर देती है जी। मैंने जैसे कहा कि ये 90% एफिकेसी है इसकी, 9 महीने पे लगेगा तो 85% एफिकेसी है जी। तो ये वैक्सीन जो है इस पैटर्न पे लगे। और एज किसको हो सकता है, बस आप 6 महीने के बाद से ले लें, और उसके बाद किसी उम्र पे भी मुझे आपको भी हो जाएगा अगर हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है या हमें पहले नहीं निकला। लेकिन अभी बच्चों में ज़्यादा हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह, इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है इस मौसम में?
इसीलिए है जी कि बच्चे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी होती कोई नहीं है और उनमें जरासीम जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। मुझे आपको जरासीम जाएंगे तो हमें इम्यूनिटी है कि हमें बचपन में ये हो चुका है। तो ये जब वैक्सीन नहीं लगा करती थी तो उस वक्त 100% बच्चे अपने बचपन में ये इस वायरस को भुगत लेते थे। अगर किसी बच्चे को ये हो जाता है तो इलाज क्या है, क्या किया जाता है? ये वायरस है, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है कि जैसे एंटीबायोटिक दे दें और ये कर दें उससे ठीक हो जाएगा। कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि बच्चे को बुखार उतारते रहें, उसको खांसी है तो उसके खांसी के लिए कोई कफ मिक्सचर दे दें। इसके अलावा विटामिन ए है वो 2 दिन के लिए दे दें, क्योंकि उससे इसकी सेवेरिटी कम हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन का रेट कम हो जाता है। ये बच्चों की जो हलाकतें हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? देर से बच्चों को हॉस्पिटल लाया जा रहा है, क्योंकि शायद जिस तरह आप बता रहे हैं वज़ाहिर तो ऐसा लगता है शायद घर में ही ये चीज़ें दे दी जाए। हाँ, हलाकतें जो होती हैं वो आप ये समझें कि खसरा जो है 3 दिन, जैसे मैंने बताया कि बुखार और खांसी होती है और उसके बाद दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। सही। ये 3 दिन तक दाने निकलते हैं। पहले दिन चेहरे पे, दूसरे दिन बॉडी पे, ट्रंक पे जी, और तीसरे दिन टांगों पे। सही। जब ये 3 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये रिवर्सल शुरू हो जाती है उसी ऑर्डर में कि पहले चेहरे से ठीक होने लगते हैं और फिर नीचे की तरफ आते हैं। और वो वक्त होता है जो कि दाने निकलने के 4 दिन बाद का होता है कि जिसमें बुखार उतर जाता है। सही। और ये खसरे से रिकवरी का पीरियड होता है। जरूरत इस चीज की है कि फौरी तौर पर बच्चे को प्रॉपर किसी डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि वो सेहतयाब हो सके, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है, इसका इलाज मुमकिन है लेकिन बर वक्त होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ सुल्तान साहब हमारे साथ थे, प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में, और प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।